हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टुडे ट्यूटोरियल पर। तो बच्चों, अब तक हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ते पढ़ते इस स्टेप पे आ गए हैं कि आज हमें वाक्य और उसके भेदों को पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूं, जैसे कि कुछ शब्द हैं, उनको अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो आप ये बताइएगा क्या होगा। ठीक है। क्या तुम स्कूल जाओगे? तो ये कैसा वाक्य होगा भाई? जाहिर सी बात है, प्रश्नवाचक वाक्य होगा, है ना। या तुम स्कूल जाओ, है ना, तुम स्कूल जाओ, तो ये आपका आदेशात्मक वाक्य हो गया, है ना। इसी तरह हमें अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करना है और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। जहाँ नहीं समझ में आए आप मुझसे पूछिएगा, जहाँ पर भी लगे आपको कमेंट करिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम परिभाषा की ओर। शब्दों के सार्थक क्रमबद्ध स्वरूप जिसका अर्थ पूर्ण होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। जब कुछ शब्दों को आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद एक अर्थपूर्ण शब्द निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। राम विद्यालय जाता है। क्या है? राम विद्यालय जाता है। बच्चे खेल रहे हैं। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया? शब्दों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकलता है वहां पर वाक्य होता है। सिंपल भाषा में कहें तो जब हम कुछ शब्दों को आपस में मिला लेते हैं, या जैसे कि हमने कोई बात करी कि वह यह काम करता है, तो जिसमें वह यह काम करता है, तो कुल मिला के ये सारे ही सेंटेंसों को, सारे ही वर्ड्स को मिला करके जो सेंटेंस बनता है, जो वाक्य बनता है, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। इसी के हम आगे भेद पढ़ेंगे और भेदों को पढ़ने के लिए चलते हैं हम अपनी स्लाइड पे। आपको बता दें, वाक्य के भेद अगर हम देखें तो वाक्य के भेद रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर जो भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक या इसको शर्तवाचक वाक्य भी कह सकते हैं, और आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, यह मैंने आपको तीनों रचना के आधार पर वाले और साथ में अर्थ के आधार पर जितने भी भेद हैं सारे आपको मैंने बताए हैं। अब मैं इनके बारे में एक एक करके आपको समझाऊंगी। जहां ना समझ में आए मैंने फिर से कह देना है आपसे कि आप कमेंट करें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से समझाने की। ठीक है, अब हम आ गए रचना के आधार पर वाक्य के भेद पे, जिसमें हमारा पहला वाक्य था सरल वाक्य। सरल वाक्य हमारा क्या कह रहा है? सिंपल सेंटेंस जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य यानी कर्ता और एक ही विधेय यानी क्रिया हो, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो, वहां का एक ही उपवाक्य हो, उसे ही हम सरल वाक्य कहते हैं। कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल से, जैसे राम विद्यालय जाता है। यहाँ पर वाक्य सीधा और सरल है। सीता भोजन बना रही है। बच्चे खेल रहे हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, इन शब्दों में कोई भी कॉम्प्लेक्शन या कोई भी जटिलता नहीं दिख रही है। ये बहुत ही सरल वाक्य हैं। ठीक है बच्चों, इसमें एक कर्ता है और एक उसकी क्रिया है। जैसे ये राम है, वो क्या कर रहा है? विद्यालय जा रहा है। सीता है, वो क्या कर रही है? भोजन बना रही है। बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। मोहन है, क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। कुल मिलाकर के एक कर्ता है और एक क्रिया है। इसी से हमारा एक पूरा वाक्य बना है। ठीक है, और एक अर्थपूर्ण वाक्य बना है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम मिश्र वाक्य में आते हैं।
इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, मतलब एक जो हमारा वाक्य पूरा होता है उसके ऊपर एक आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, यहाँ पर जब भी हम मिश्र उपवाक्य पढ़ेंगे उसमें जैसे उदाहरण से समझेंगे हम, जो छात्र मेहनत करता है, ठीक है ना, वह सफल होता है। भाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, कल भी मैंने कहा था मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है ना। तो वो कैसे नहीं होती, वो इसी वजह से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भाई मेहनत करेगा तभी तो वो सफल होगा, बिना मेहनत करे तो वो सफल नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि वह आएगा। अब जैसे मैं हूँ, मुझे पता होता है जबकि मेरी फ्रेंड्स आने वाली होती है तो मैं कहती हूँ अरे मम्मी मुझे पता है कि वो आएंगी, तो मम्मी मुझे पता है ये और वो आएंगी, एक अलग वाक्य। दो वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं तब हमारा मिश्र वाक्य बन जाता है। ठीक है, जब वर्षा होती है तब किसान प्रसन्न होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, वर्षा होगी तो किसान प्रसन्न होगा। क्यों? क्योंकि फसल अच्छी आएगी, है ना। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। जाहिर सी बात है, बिना मेहनत के तो सफलता मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं संयुक्त वाक्य पे। संयुक्त वाक्य आपका क्या कह रहा है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक प्रधान मुख्य उपवाक्य होते हैं और समान स्तर पर जुड़े होते हैं, उन्हें हम संयुक्त उपवाक्य कहते हैं। जैसे पहचानते हैं हम, दो या दो से अधिक मुख्य उपवाक्य, उपवाक्य तथा लेकिन, अथवा, परंतु, किंतु आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। अब देखिए इसमें एक नया चीज जुड़ गया जो कि मिश्र वाक्य में नहीं था। क्या जुड़ गया है हमारा? और, तथा, लेकिन, अथवा, या, परंतु, किंतु, इन शब्दों को जोड़ा गया है। ये हमारे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। कैसे पढ़ेंगे? उदाहरण में समझते हैं। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। हमने दो लोगों की बात करी, राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है। हमने दोनों लोगों के विषय में बता दिया कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, मैं बाजार गया लेकिन क्या हुआ? दुकान बंद थी। इसमें और का यूज हुआ, इसमें लेकिन का हुआ, फिर इसमें और का यूज हुआ और इसमें नहीं तो का यूज हुआ। देखिए क्या होता है, जब हम दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे थे, अभी मैंने क्या कहा था? मेहनत करोगे तो सफल होगे, है ना। तो वो तो मिश्र वाक्य था। पर यही अब आप यहां पर देखिए, सीमा गाना गाती है और रीना नृत्य करती है ना। दो अलग अलग बातें बोली जा रही हैं और लेकिन, किंतु, परंतु लगा करके। ठीक है, समझ आया? मेहनत करो, क्या हो जाएगा? नहीं तो असफल हो जाओगे, है ना। अभी क्या था? मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, मेहनत करो नहीं तो असफल हो जाओगे। तो जहां नहीं तो आ गया वहां पर हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आ गए अपने अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद। आपको बता दें, आपके सिलेबस में अर्थ के आधार पर वाक्यों के ही भेदों को पढ़ना है। और मैंने रचना के आधार पर वाक्यों के भेद इसलिए बताए जिससे आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे कि मैम ने एक चीज तो छोड़ दी, है ना। तो छोड़ना तो जरूरी नहीं था, मेरा कहना था कि आपको ये भी पढ़ना है। पर आपके सिलेबस में अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों पर पूरे तरीके से फोकस किया गया है, उन्हीं को मुख्य रूप से रखा गया है। ठीक है, अब आपको इसको पढ़ना है। पहला आता है हमारा विधानवाचक वाक्य। पर आपको बता दें, विधानवाचक वाक्य पढ़ने से पहले हमें हमारे जो लास्ट के 7 वाक्य हैं उनको पहले पढ़ना है, उसके बाद ही हम विधानवाचक वाक्य को अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं। हम आते हैं अपने प्रश्नवाचक वाक्य पर। देखिए कंफ्यूजन मत होइएगा, कोई भी कंफ्यूज मत होइएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एकदम सिंपल है। इंग्लिश का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हिंदी का प्रश्नवाचक वाक्य। पहचानने का ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखिए, क्या
कब, कहाँ, कैसे, कितना। ठीक, आपके सामने ये वर्ड्स हो, कौन, है ना, और साथ में अगर प्रश्न सूचक चिन्ह, ये जो प्रश्न सूचक चिन्ह होता है ये चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण में समझते हैं, तुम कहाँ गए थे। उदाहरण में देखिए क्या है, आपके उदाहरण में आया कहाँ और साथ में लास्ट में आया प्रश्न सूचक चिन्ह। आप क्या खाना पसंद करेंगे, क्या के साथ में आया क्वेश्चन मार्क। रोहन के पास कितने रुपए हैं, कितने। सचिन तेंदुलकर का जन्म कब हुआ था। तो देखिए आपको उदाहरण से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे प्रश्नों की बात करी जा रही है। अगर हम आपसे कहें कि क्या आप क्लास कर रहे हो, है ना, क्या आप क्लास कर रहे हो, मैंने भी आपसे एक प्रश्न कर लिया कि क्या आप मेरी वीडियो रोज रोज देख रहे हो, तो इसमें क्या और लास्ट का क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जहां पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है वहां पर हमारा प्रश्नवाचक वाक्य आता है। आगे बढ़ेंगे हम, फिर आता है मेरा निषेधात्मक वाक्य। फिर हम देखेंगे निषेधात्मक वाक्य क्या कहता है। जिस वाक्य में किसी कार्य के ना होने, ध्यान दीजिएगा, किसी कार्य के ना होने का बोध होता है या मना करने का बोध होता है, वहां पे निषेधात्मक वाक्य होता है, जिसे इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, नहीं, मत, ना। ये वर्ड्स आपको जहां पर भी लिखे दिख जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये निषेधात्मक वाक्य है। कैसे पहचानेंगे, विवेक नहीं पढ़ता है, उसने मुझसे बात नहीं की, वहां मत जाओ, मैं आज नहीं आऊँगा। और हम लोग क्या करते हैं, मम्मी ने आज मुझे ये काम करने से मना किया है, मैं स्कूल नहीं आऊँगी या फिर मैं घर नहीं जाऊँगी। तो कुल मिलाकर के जब हम नहीं, मत और ना का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, निषेधात्मक वाक्य होता है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे आ गया हमारा विस्मयादि बोधक। इसमें क्या है, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, है ना, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, दुख, खुशी, विस्मय आदि का बोध होता है। हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, शोक मतलब दुख, आश्चर्य मतलब एकदम से किसी चीज को लेकर आश्चर्य हो जाना, मतलब कि शॉक्ड हो जाना, है ना। घृणा नफरत होती है, दुख आप जानते हैं, खुशी आप जानते हैं, विस्मय कुछ चीज अचानक से हो जाए आपके सामने। ठीक है, जैसे कि हम कभी कभी कोई बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा फूल देख लेते हैं, या फिर मम्मी ने बाग में लगाया या फिर क्यारी में लगाया, उसमें फूल निकल आया तो कहते हैं वाह मम्मी जल्दी आओ, यहाँ फूल निकल आया, कितना खूबसूरत है। तो जहाँ पर भी ये चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। जैसे वाह, अरे, हाय, ओह, आहा, ये सारे चिन्ह हमारे होते हैं। कैसे, और उसके साथ में ये वाला चिन्ह लगता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य की सिर्फ एक ही दो पहचान है। इस तरह के वर्ड होंगे, वाह, अरे, वाह तुमने क्या काम किया है, अरे कहाँ जा रहे हो, है ना, हाय मैं क्या करूं, ये कैसा है यार, कितना मतलब अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। ऐसे बोलते हैं ना कि जब कोई हमें गिफ्ट देता है बहुत अच्छा लग जाता है, हाय यार बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, है ना। ओ, जब कुछ दुख हुआ, यार सो सॉरी, ओ, है ना, आहा मज़ा आ गया। तो कुल मिलाकर के इन सब शब्दों को और साथ में ये जो साइन होता है, ये जो बना है, ये लाइन खींची है, लाइन के नीचे बिंदी, इस साइन पर हम ध्यान देंगे कि ये कौन सा शब्द है, विस्मयादि बोधक वाक्य है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब तुम लोग पहुंच जाओ नैनीताल या फिर कहीं बढ़िया इधर क्या कहते हैं कश्मीर साइड, तो क्या बोलोगे, वाह कितना खूबसूरत है ना, यही तो बोलते हो। फिर अगर आपका मोबाइल टूट जाए, देखिए कितना सिंपल सी बात है, अगर भाई आपका मोबाइल टूट जाए, हाय मेरा मोबाइल टूट गया, निकल गया ना हाय मुंह से, है ना।
तो आगे, अरे तुम यहाँ कैसे, एकदम से जैसे शॉक्ड हो जाए। अगर आपको आपकी फ्रेंड के आने का पता ना हो और वो एकदम से आ जाए, अरे तुम यहाँ कैसे, वाह तो बहुत अच्छा लगा, है ना। तो ये सारी चीजें जैसे भी हम जब बात करते हैं तो वहां पर जब भी ये वाला साइन हो, साथ में इस तरह के वर्ड हो, वहां विस्मयादि बोधक वाक्य आता है। ठीक है, ओ कितना बड़ा नुकसान हो गया, है ना, इस तरह के वर्ड्स होंगे तो वहां पे विस्मयादि बोधक है। आगे बढ़ते हैं आगे हम देखेंगे संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या कहता है, जिस वाक्य में संदेह या संभावना हो कि कोई काम होगा या नहीं होगा, है ना, तो संभावना व्यक्त हो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसको पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसमें शायद, संभव है या हो सकता है या होगी, ऐसे वर्डों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे शायद आर्यन आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है पर हाँ बुलाया है मैंने। अब जैसे तुम किसी को इनवाइट करो अपनी बर्थडे पार्टी में, अब मम्मी पूछ रही है कौन कौन आ रहा है, हाँ मम्मी शायद ये आएगा, शायद वो आएगी। तो जब हमें ये कंफर्म नहीं होता है कि रियल में वो आएगा या नहीं आएगा तो हम उस जगह पर शायद लगाते हैं, और जब शायद लग जाता है तो हमारा संदेहवाचक वाक्य हो जाता है। ठीक है, संभव है आज वर्षा हो, भाई गर्मी बहुत हो रही है, सब लोग वेट कर रहे हैं कि पानी हो, तो रेगुलर हम लोग ये कहते हैं आई विश कि यार आज वर्षा हो जाए, आज पानी बरस जाए, आज किसी भी तरीके से बारिश हो जाए, है ना, कहते नहीं है। पर हमें पता नहीं होता है कि होगी या नहीं होगी, पर हम विश करते हैं कि संभव है कि वर्षा हो। नेहा घर से निकल गई होगी। अब जैसे कि अब हम लोग घूमने जा रहे हैं, सारे लोग अपने अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं या किसी के भी साथ घूमने जा रहे हैं, तो कहते नहीं है अरे यार वो निकल गई होगी, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। कहते हैं ना कि अरे अब मैं ही हूँ, जब मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ तो अगर मुझे दूसरी फ्रेंड फ़ोन करती तो मैं ये कहती हूँ अरे वो निकल गई होगी, तुम टेंशन ना लो। तो जहाँ होगी शब्द आ गया तो ये क्या हो जाता है, जहाँ होगी शब्द आ गया तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है संदेहवाचक वाक्य। आज धूप निकल सकती है ना, इसमें सकना, सकती है, आज धूप निकल सकती है। जब ठंडियों का मौसम होता है तो हम लोग ऊपर आसमान को ताकते रहते हैं, अरे यार लग रहा है आज धूप निकल सकती है, चलो थैंक गॉड कि आज धूप निकल रही है ना, ये चीज़ें होती हैं। आगे पढ़ते हैं हम इच्छावाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं, जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद या कामना किसी के लिए अच्छी विशेष होती हैं, किसी के लिए हम शुभकामनाएं दें, किसी को हम बहुत अच्छे से विश करें, तो ये सारी चीज़ें जहाँ होती हैं, आशीर्वाद हो गया, ये सब व्यक्त होता है, उसे हम इच्छावाचक कहते हैं। इसका पहचान हम कैसे करेंगे, जैसे भगवान करे, ईश्वर करे, मंगलमय हो, काश। हम लोग कहते नहीं हैं, क्या कहते हैं, यार भगवान करे इस बार एग्जाम में हम पास हो जाएं, है ना, कहते ना यार इस बार पेपर बहुत अच्छा गया, भगवान करे इस बार हम लोग पास हो जाए, ईश्वर करे हम लोग पास हो जाए। तो ये चीज़ें होती हैं जब जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हो जाएं। प्लस जब कोई कहीं बाहर जा रहा होता है तो हम लोग कहते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, हैप्पी जर्नी बोलते हो ना आप लोग, सब लोग इंग्लिश में हैप्पी जर्नी बोल देते हो, उसको हिंदी में आपकी यात्रा मंगलमय हो। रेलवे स्टेशन पे क्या ऐसा कहता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये ट्रेन आ रही है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। कभी ध्यान से सुनना, मजा आती है ना। तो काश, काश ऐसा वर्ड है जो मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके मन में कोई बात ना हो कि काश ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता, काश वो हो जाता तो बहुत अच्छा होता, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, उदाहरण से समझते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान करे भारत जीते, भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो भगवान करे भारत ही जीते। क्या होता है भाई, सब लोग यही तो कहते हैं ना, भगवान करे भारत जीते, भगवान करे भारत जीते। अरे यार जीतेगी, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। मम्मी पापा जब भी हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, भाई चलते हैं पेपर देने जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, भगवान के आशीर्वाद लेते हैं, तो भाई भगवान तो नहीं बोलते हैं, पर हाँ वो मन ही मन बोल देते होंगे, नहीं तो पता मुझे, पर जो धरती के भगवान है ना, माता पिता, वो जरूर बोल देते हैं कि भगवान करे तुम्हें इसमें सफलता मिले, है ना। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते हैं सबके,
काश मैं प्रथम आऊं। अब पेपर तो दे आए, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी आने के लिए हम सोचते तो कहते काश मैं फर्स्ट आऊं, काश मैं प्रथम आऊं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आता है संकेतवाचक या शर्तवाचक। अब हम पढ़ते हैं संकेतवाचक। ठीक है ना, जिस वाक्य में एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करे उसे हम संकेतवाचक या शर्तवाचक वाक्य कहते हैं। एक काम हो रहा है और वो डिपेंड किस पर है? दूसरे कार्य पर। किस पे डिपेंड है? दूसरे कार्य पर। इसको हम कैसे पहचानते हैं? पहचानने की ट्रिक देखिए, यदि, तो, जब, तब, अगर, तो। उदाहरण से समझते हैं। यदि तुम बुलाते तो मैं अवश्य आता। ठीक है, यहां से दिख रहा है आपको, यदि तुम बुलाते तो मैं अवश्य आता। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी हम पार्टी रखते हैं, पार्टी हमने थ्रो कर दी और क्या होता है कि हम कुछ लोग को बुलाते हैं, कुछ लोगों को हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो कहेंगे क्या, जैसे वो लोग, यार तुम बुलाते तो मैं जरूर आता, है ना, यदि तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। तो यहां पर जो तो शब्द लग गया और ये यदि शब्द लग गया, यदि और तो, यदि और तो, ये दो शब्द लग गए तो यहां पर कौन सा आ गया? हमारा संकेतवाचक आ गया। अब क्या है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। भाई जाहिर सी बात है, वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी, वर्षा नहीं होगी तो फसल हमारी अच्छी नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है ना। जब धूप निकलेगी तब कपड़े सूखेंगे। भाई ये तो ठंडियों की सबसे बड़ी परेशानी कि भाई धूप निकलेगी, क्यों भाई हम लोग सूरज को ऐसे क्यों ताकते हैं कि आज लग रहा है धूप निकलेगी, इसी वजह से तो करते हैं। भाई कौन जाके धूप में बैठता, थोड़ी ना कोई है। क्या होता है, बड़े बुजुर्गों के अलावा अभी कह दिया जाए आप लोगों से कि रूम से निकल के धूप में बैठ जाओ, क्या बैठ जाओगे? नहीं बैठोगे। पता है मुझे, हम लोग का मेन मोटिव बस एक ही होता है, कपड़े सूख जाएं। तो क्या होगा, जब धूप निकलेगी तब कपड़े सूखेंगे। वैसे तो आजकल बहुत से उपाय हैं भाई, सबके यहाँ वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में सूख जाता है, पर फिर भी हमें धूप की ज़रूरत होती है ना। अगर मेहनत करोगे तो सफल होगे। हम लोगों ने सरल मिश्र वाक्य इन सब वाक्यों में पढ़ा था, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। अब यहाँ देखिए, हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है हमारी सफलता। ठीक है, ये कौन सा वाक्य हो गया? संकेतवाचक शर्तवाचक वाक्य हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, क्या है? आज्ञावाचक वाक्य, इंपैरेटिव सेंटेंस, जिसमें आज्ञा, आदेश, अनुरोध, सलाह, प्रार्थना व्यक्त हो। इसमें क्या क्या होता है? आज्ञा, आदेश, सलाह, प्रार्थना जैसे बातें होती हैं। कैसे होती हैं? पहचानने का ट्रिक है, करो। जैसे मम्मी कहती हैं जाओ तुम बर्तन धुल लो, तो मम्मी ने क्या किया? आदेश दे दिया, हाँ कि जाओ तुम बर्तन धुल लो, भाई जाओ तुम झाड़ू लगा लो। तो भाई मम्मी का आदेश तो सराखों पे है ना। तो और जाओ, एक काम करो, बाजार जाओ, ये सामान लाना है, तो ये वर्ड हो गया। बैठो, टीचर ने कहा बैठो, सब लोग बैठो। अब टीचर एंट्री किया, सब लोग खड़े हो जाते हैं, फिर टीचर क्या कहता है? बैठो बैठो, बैठने का आदेश दिया। उसी तरह कृपया, जब हमें किसी से कुछ चीज़ चाहिए होती है तो कृपया मुझे अपना पेन दे दीजिए, यार प्लीज़ पेन है तुम्हारे पास? ऐसे कहते नहीं, यार 2 पेन है तुम्हारे पास, प्लीज़ यार दे दे, है ना। तो जब भी हमारे करो, जाओ, बैठो, कृपया जैसे शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ पर हमारा संकेतवाचक की आज्ञावाचक वाक्य होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण में पढ़ते हैं, तुम यह पाठ पढ़ो। टीचर ने क्या कहा आपसे? तुम यह पाठ पढ़ो। आप बैठ जाइए, कृपया शांत रहें, कृपया खड़े हो जाइए। तो ये देखिए, तुम यह पाठ पढ़ो, तो ये क्या हो गया? आदेश। आप बैठ जाइए, क्या हुआ? अनुरोध। या फिर इसको हम आदेश भी कह सकते हैं कि आप बैठ जाइए, है ना। कृपया शांत रहें, तो ये क्या हो गई? प्रार्थना भी हो गया और साथ में आदेश भी हो गया, है ना। कृपया खड़े हो जाइए, प्लीज स्टैंड अप। तो इसमें अगर टीचर के वे में लेंगे तो टीचर के वे में ऑब्वियसली आदेश रहेगा,
और अगर जैसे हम किसी प्रार्थना सभा में हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि कृपया आप सब खड़े हो जाइए। आरती के लिए पंडित जी बोलते हैं कृपया सब लोग खड़े हो जाएं, है ना। तो वहाँ पर आपसे अनुरोध भी होता है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको विधानवाचक वाक्य बाद में पढ़ाऊंगी। अब देखते हैं विधानवाचक। देखिए जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या किसी बात का सामान्य कथन किया जाए उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वैभव पुस्तक पढ़ता है, हमने सरल वाक्य में भी ये चीजें पढ़ी थी, और विधानवाचक वाक्य भी सरल वाक्य की ही तरह होता है, पर विधानवाचक वाक्य में कुछ चीजें अर्थ वाली जो होती हैं, जैसे कि आपके आदेश और शर्तवाचक, इन सब के भी कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे सूर्य पूरब दिशा से उगता है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं और रीना विद्यालय जाती है। एकदम सिंपल तरीके से कार्य के होने या किसी बात का सामान्य कथन किया जाए उसे ही हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वैभव पुस्तक पढ़ता है, माँ खाना बनाती है, ठीक है, सूर्य पूरब दिशा से उगता है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, आपने देखा किसी कार्य के होने, इसमें कोई कर्ता नहीं है। कर्ता के बाद में यहाँ पे क्या है, क्या दे रहा है, केवल कार्य के होने और किसी बात का सामान्य कथन पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर विधानवाचक वाक्य कंप्लीट होता है। फिर हम आते हैं अपने कुछ अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तनों पर। देखिए विधानवाचक से हम आज्ञावाचक में चेंज करेंगे। जैसे शीला रोटी बनाती है ना। अब इसी को हम आज्ञावाचक में जब चेंज करेंगे तो कहेंगे शीला रोटी बनाओ, है ना। क्या कहेंगे, शीला रोटी बनाओ। यहाँ पे आपको अर्थ के आधार पर वाक्यों के परिवर्तन के विषय में मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से समझिएगा। जब हमें किसी शब्द को बदलना होता है किसी दूसरे वाक्य में तो कैसे बदलेंगे। जैसे अब ये विधानवाचक को हम निषेधवाचक में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। जैसे शीला रोटी बनाती है, ठीक है, निषेधात्मक में नहीं का यूज होता है, तो शीला रोटी नहीं बनाती है। फिर हम विधानवाचक से प्रश्नवाचक पे जाएंगे तो क्या होगा, अंश पढ़ाई करता है। फिर जब हम उसे प्रश्नवाचक में चेंज करते हैं तो क्या कहते हैं, क्या अंश पढ़ाई करता है ना। फिर हम आते हैं, शब्द है अंश पढ़ाई करता है। फिर संदेह में आएगा, संदेहवाचक में जब बदलेंगे तो आएगा शायद अंश पढ़ाई करता होगा, तभी तो अच्छे नंबर ला रहा है ना। फिर आता है अब विधानवाचक। ये जान लीजिए जो हमारे जो शब्द है ना, सबसे सरल शब्द हमारा विधानवाचक है, उसी से ही हमारे सारे ही शब्द वाक्यों में परिवर्तन होता है। जब भी हमें वाक्यों को बदलना होता है, प्रश्नवाचक, निषेधात्मक, संदेहवाचक, किसी में भी बदलना होता है तो हमें विधानवाचक से ही बदलना होता है। संकेतवाचक में पढ़ते हैं अंश पढ़ाई करता है। यदि अंश पढ़ाई करेगा तो प्रथम आएगा, है ना। इस तरह हमें अर्थ के आधार पर वाक्यों का हमने परिवर्तन देखा। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर पर। ऑफलाइन क्लास करनी है तो आप आइए हमारे कोचिंग, ऑनलाइन करना है ऑनलाइन आप यहाँ पर पढ़िए। फ्री में सारी क्लासेस हो रही हैं, कोई पैसा नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ही ज़्यादा आप लोगों तक इसको पहुँचाएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। साथ में हम और भी कंटेंट लाने की, और भी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। भाई ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से, या फिर नए नए टॉपिक्स या नए नए क्वेश्चंस निकाल के आपके बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए भी हम
स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं चलती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। बाय बाय। अब तो उसके आगे भी